हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सुंदरम मिड कैप फंड का रिव्यू करके बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा डिटेल में होगा और मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा आपको एक्सेल शीट में, और मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन में बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सुंदरम मिड कैप फंड, तो इसका जो लॉन्च ऑन डेट है 1 जनवरी 2013 है। मतलब इस फंड को बेसिकली 11.4 इयर्स हो चुका है रिलीज होते हुए। और इसका कैटेगरी रिटर्न देखिए, 11.4 इयर्स में 19.5% तक का रिटर्न है। लेकिन इस फंड का जो अगर आप रिटर्न देखिए 11.4 इयर्स में 19.21% तक का रिटर्न है। मतलब ये लगभग आप मान सकते हैं कि इसने अपने कैटेगरी के रिटर्न के बराबर ही रिटर्न दे रखा है। जस्ट 0.3% तक का डिफरेंस है। तो मतलब इसने अपने कैटेगरी को बीट नहीं किया, लेकिन कुछ ज्यादा बड़े मार्जिन में नहीं है, बस छोटे मार्जिन से बीट नहीं कर पाया है। अब यहाँ पे अगर आप मान लीजिए आपने 1,000 रुपए इसमें 10 साल तक कंटिन्यूअसली हर महीने इन्वेस्टमेंट किया होता, एसआईपी किया होता, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 1,20,000 रुपीज, और 1,20,000 रुपीज आपको कन्वर्ट होके 3,49,000 रुपीज में कन्वर्ट हो जाता। मतलब आपका पैसा यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 3.5 गुना, लगभग 3.5 गुना हुआ है। तो आप इन्वेस्टमेंट की पावर देख पा रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप 10 साल में मान लीजिए आपने गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट किया होता और इस फंड में ना इन्वेस्ट करके, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट है 1,20,000 रुपीज, और 1,20,000 रुपीज कन्वर्ट हो जाता है 1,98,000 रुपीज में। और मान लीजिए आपने गोल्ड ना करके आपने एफडी पे किया होता इन्वेस्टमेंट, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 1,20,000 रुपीज, और 1,20,000 रुपीज कन्वर्ट हो जाता है 1,74,000 रुपीज में। तो आप देख पा रहे हैं कि जो एफडी है और इसमें इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट करने का डिफरेंस आपको दिख रहा होगा साफ साफ। यहाँ पे जो आपका एफडी है, यहाँ पे पैसा आपका डबल भी नहीं हो रहा, और वहां पे 3.5 गुना के करीब करीब आपका पैसा हो जा रहा है। और यहाँ पे आपका पैसा डबल तक भी नहीं हुआ, और डबल से बहुत ही कम है। और यहाँ पे रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें, देखिए रिटर्न जो है वो एकदम एवरेज है, क्योंकि इसने अपने कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया है, तो 0.3% से पीछे रह गया है। और अगर आप रिस्क वर्सेस कैटेगरी देखें, तो कैटेगरी के हिसाब से रिस्क भी अबव एवरेज ले रखा है। मतलब जो रिस्क है वो थोड़ा ज्यादा है, और रिटर्न भी थोड़ा कम है। तो इसके मामले में मैं यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव फीडबैक दूंगा, क्योंकि अपने कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया और कैटेगरी से भी ज्यादा रिस्क ले रखा है। तो इसमें क्या फायदा। अब मान लीजिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप 100 रुपए से एसआईपी कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप 100 रुपीज से कर सकते हैं। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये मैं आपको पॉजिटिव फीडबैक इस पर्टिकुलर फंड को दूंगा, क्योंकि अगर कई लोग है जो आजकल बच्चे लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता। वो 100 रुपए 200 रुपए से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 100 रुपए से आप लमसम कर सकते हैं, और 100 रुपए से आप एसआईपी भी कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा खासा ऑप्शन है। अब लॉक इन पीरियड की बात करें, तो यहाँ पे कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। और एयूएम साइज की बात करें, तो एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। तो बेसिकली इसमें पता चलता है कि आपका कितना अमाउंट, मतलब कितना लोग और कितना पैसा जो है इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टेड है। तो इसमें देखिए तो 10,732 करोड़ रुपीज इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टेड है। और ये एक बेहतरीन एयूएम साइज मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रहा है एयूएम साइज कम है, तो प्रॉब्लम ये आती है कि वो एक वेल एस्टेब्लिश फंड नहीं होता, उसमें भरोसा नहीं आता। उसमें थोड़ा प्रॉब्लम रहती है कि यार ये अभी नया नया फंड है, या फिर ये अभी ज्यादा वेल एस्टेब्लिश नहीं, लोग इस पे ज्यादा भरोसा नहीं करते, तो लोग ज्यादा बहुत ही कम पैसा इसमें इन्वेस्टेड है, तो डर रहता है, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते, डर रहता है। तो और मान लीजिए आपका एम साइज ज्यादा रहता है, तो उसमें क्या होता है, फंड मैनेजर को मैनेजमेंट करने की बड़ी दिक्कत आती है। मतलब अगर मान लीजिए 60,000 करोड़ रुपए है, 50,000 करोड़ रुपीज है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में से 47,000 करोड़ रुपीज है। तो बीच में क्या होता है, फंड मैनेजर मैनेजमेंट नहीं करने के कारण उसने क्या करा कि बीच में वन टाइम इन्वेस्टमेंट बंद करवा देते थे, और बोलते थे कि यार आप सिर्फ एसआईपी जारी रखिए। बीच में एसआईपी में भी दिक्कत आती थी। तो ये सब जो दिक्कत आ रही थी, क्योंकि फंड मैनेजर को दिक्कत हो रही है मैनेजमेंट करने के लिए। लेकिन फंड मैनेजर ठीक ठाक से मैनेजमेंट कर लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एसेट मैनेजमेंट इतना पार्शियल इफेक्ट रहता है इसका। और यहाँ पे अगर देखिए तो 10,732 बेस्ट है, क्योंकि मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है कि 10,000 करोड़ रुपीज से लेकर 30,000 करोड़ रुपीज के बीच में ये एक बेस्ट एयूएम साइज माना जाता है। आप इस पे भरोसा कर सकते हो। एयूएम साइज के मामले में एकदम पॉजिटिव फीडबैक मेरा रहेगा। एक्सपेंस रेशियो की बात करें, तो मैंने हर एक वीडियो में बता रखा है कि जो एक्सपेंस रेशियो आपको 1% से नीचे होना चाहिए। ये बेसिकली होता क्या है कि आप एक फंड मैनेजर को ही फीस देते हैं, मतलब
वो देखिए आप तो दिमाग लगा नहीं रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने में, आप अपना पैसा एसआईपी करते जा रहे हैं, जो दिमाग लगा रहे हैं वो आपको फंड मैनेजर ही दिमाग लगा रहे हैं, तो वही आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं। तो वो जब दिमाग लगा के आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं तो उनको कुछ हिस्सा बनता है, मतलब उनको हमें कुछ फीस देनी पड़ेगी। तो जो फीस है वो 0.87% के तौर पे है। तो देखिए यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो मैं आपको हर एक वीडियो में बोलता हूँ 1% से नीचे होना चाहिए, तो यहाँ पे 1% से नीचे है, लेकिन यहाँ पे 1% के आसपास ही है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दूंगा, अगर ये 0.6% होता है या 0.5% होता तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ये 0.87% आपको भले ही कम दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग रन में आपका ये लगभग 1% ही है, तो लगभग आपको लाखों और करोड़ों रुपए का डिफरेंस बन जाता है। अब टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए अपने 1 साल से पहले अपने प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट मान ले तो आपको 15% तक का प्रॉफिट में टैक्स देना पड़ेगा। और मान लीजिए आप अगर आप इंडियन टैक्स लैब में आते हैं तो इंडियन इनकम टैक्स लैब में, और मान लीजिए अपने 1 साल के बाद सेल करा तो आपको 10% तक का प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा, और आप इंडियन टैक्स लैब में आते हैं तो इनकम टैक्स लैब में। और मान लीजिए आपने 1 साल पहले इसको सेल कर दिया, आपको 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा, और 1 साल के बाद सेल करा तो आपको कोई एग्जिट लोड देने की जरूरत नहीं है। और सबसे मेन बात पे आते हैं वो है मार्केट कैपिटल। तो मार्केट कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे मिड कैप में 68.04% तक का कैपिटल है, उसके बाद स्मॉल कैप में 9.58% तक का कैपिटल है, और लार्ज कैप में यहाँ पे 17.71% तक का कैपिटल है, और अदर्स में देखिए अदर्स एंड डेब्ट में 5% तक का कैपिटल है। तो यहाँ पे रिस्क रिस्क देखा जाए तो रिस्क देखिए मिड कैप फंड है तो डेफिनेटली रिस्की रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे लार्ज कैप में इनका 17.71% है और डेप्थ में इनका 5% है, मतलब करीब करीब आप ले सकते हैं 22% तक का इन्होंने रिस्क कम लेके चले हैं, तो 78% तक का रिस्क ले रखा है, तो डेफिनेटली एक रिस्की फंड है। लेकिन इसने फिर भी थोड़ा बहुत कम रिस्क, मतलब रिस्क को एडजस्ट करके रिटर्न देने की कोशिश करी है, लेकिन यहाँ पे रिस्क एडजस्ट करिए तो रिटर्न भी यहाँ पे आपको कम मिला है 19.21%। अगर आप दूसरे मिड कैप कैटेगरी में देखें तो उनको लॉन्ग रन में 21 से 22% तक का रिटर्न मिल रखा है। तो देखा जाए 19% है, कोई ज्यादा बेकार भी नहीं है, मैं आपको यहाँ पे बेकार भी नहीं बोलूंगा। लेकिन आगे सेक्टर एलोकेशन के बारे में देख लेते हैं। सेक्टर एलोकेशन अगर देखें तो फाइनेंशियल में 19.78% तक एलोकेशन है, सेकंड में आता है सर्विसेज 13.88%, थर्ड में आता है हेल्थ केयर 11.26%, फोर्थ में आता है कैपिटल गुड सेक्टर जिसमें 10.45% तक का एलोकेशन है, उसके बाद ऑटोमोबाइल इसमें 8.86% तक का एलोकेशन है, जैसे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 5.35%, उसके बाद मटेरियल्स 5.11%, उसके बाद एनर्जी 4.47%, उसके बाद टेक्नोलॉजी 4.37%, उसके बाद आता है मेटल माइनिंग जिसका 3.56% तक एलोकेशन है, उसके बाद केमिकल्स 3.324%, कंज्यूमर स्टेपल्स 2.13%, कंस्ट्रक्शन 2.06%, इंश्योरेंस 0.54% और लास्ट में है कम्युनिकेशन में 0.29% तक एलोकेशन है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो ऊपर के जो 5 सेक्टर्स हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज, उसके बाद हेल्थ केयर, कैपिटल गुड और ऑटोमोबाइल, ये जो 5 सेक्टर है ना, ये बेसिकली टोटली इसके जो रिटर्न है टोटली इस 5 सेक्टर में डिपेंडेंट है। अगर ये 5 सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देता है तो आपको डेफिनेटली ये जो फंड है ये आपको अच्छा खासा रिटर्न भी देगा। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो इनका डाइवर्सिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन अच्छा कर रखा है। यहाँ पे रिस्क जो है थोड़ा कम लेने की कोशिश करिए, चलो रिटर्न भी थोड़ा कम आ रखा है। मार्केट कैपिटल के हिसाब से देखें तो जो 22% तक का इनका लार्ज कैप और डेप्ट में लग रखा है, तो देख पा रहे थोड़ा रिस्क कम लेके चले हैं। अब यहाँ पे फंड मैनेजर की बात करें तो देखा जाए एस भरत नाम है उनका, 3.18 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और सेकंड जो है वो रतीश वैरियर है, इनका 3.18 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस के मामले में एकदम ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, मैंने आपको हर वीडियो में बता रहा है कि 4 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए एक एक फंड मैनेजर को, क्योंकि वो गाइड भी करता है, उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी होता है, तो वो थोड़ा अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी कर पाता है। लेकिन यहाँ पे 3.18 ईयर्स के 2 फंड मैनेजर है तो ठीक ठाक है, एक्सपीरियंस के मामले में कोई ज्यादा बुरा नहीं है। अब रेटिंग की बात करें इसको 4/5 मिलेगा। क्यों? देखिए सबसे पहला है रिटर्न। रिटर्न अगर आप देखिए दूसरे मिड कैप कैटेगरी में वहां पे आपको 22 से 23% तक का रिटर्न मिल रहा है, 21% तक का रिटर्न मिल रहा है, यहाँ पे 19% तक का रिटर्न है, और इसमें कैटेगरी को भी बीट नहीं कर पाया है। भले ही कैटेगरी के आसपास ही रिटर्न है लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कैटेगरी को भी बीट नहीं कर पाया है। और दूसरी बात यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट ये आता है इसका एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा है, देखिए मैंने आपको भले ही बता रखा है कि 1% से नीचे जो भी एक्सपेंस रेशियो है आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ये 1% के आसपास ही है, 0.87%। अगर ये 0.6 होता है या 0.5 होता, ज्यादा से ज्यादा 0.7 भी होता तो मैं थोड़ा बहुत बोलता कि ठीक है, लेकिन यहाँ पे 0.87 हो जाता है, 0.9 मतलब 1% के करीब ही आप मान लीजिए, तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा है और थोड़ा कम हो सकता था, तो यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक है। बाकी पॉजिटिव में देखें तो पॉजिटिव देखिए प्रॉपरली इन्होंने जो रिस्क है वो थोड़ा कम ले रखा है,
क्योंकि आप देख रहे हैं 20%, 22% तक का इनका जो है डेप्ट और लार्ज कैप फंड में लग रखा है, और मिड कैप में 68% और स्मॉल कैप में 9.58%। तो देख पा रहे हैं कि मतलब थोड़ा रिस्क कम लेके चल रहे हैं, तो इसके हिसाब से रिटर्न भी थोड़ा कम मिल रहा है। तो उसके हिसाब से देखिए, और पॉजिटिव में ये देखोगे जो सेक्टरल एलोकेशन है प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई है, कोई ऐसा नहीं कि कम डाइवर्सिफाई हुआ हो, एकदम प्रॉपर्ली सेक्टरल वाइज डाइवर्सिफाई है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। फंड मैनेजर में मैं आपको पॉजिटिव फीडबैक दूंगा कि भले ही मैंने जो आपको क्राइटेरिया बता रखा है कि 4 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी 2 फंड मैनेजर 3.18 ईयर्स एक्सपीरियंस तो ठीक ठाक है, कोई बुरा नहीं है। तो देखा जाए ओवरऑल मैं बताऊंगा ये फंड अच्छा खासा फंड है, लेकिन आप कोई दूसरे मिड कैप फंड की तरफ भी देख सकते हैं, जैसे क्वांट मिड कैप फंड हो गया आपका, उसके बाद कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड हो गया, उसके बाद आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड हो गया, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड हो गया। बेसिकली उसको 5/5 रेटिंग मिल रही है, क्योंकि उनका जो है सारी चीजें परफेक्ट है। लेकिन आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिए, ये नहीं मैंने बता दिया और आपने वहां पे जाके इंस्टेंटली इन्वेस्टमेंट कर दिया। अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई बुरा फंड नहीं है, रेटिंग भी अच्छी है, लेकिन बशर्ते याद रखिए कि आपके पास टाइम फ्रेम 7 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि एक रिस्की फंड है। भले इसने थोड़ा सा कम रिस्क लेने की कोशिश करी है, क्योंकि 22% तक का लार्ज कैप और डेट फंड में इन्वेस्टमेंट है, लेकिन रिस्की फंड है। और ध्यान रहे इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा है, मैं आपको बता रहा हूँ ज्यादा है, क्योंकि 1% के आसपास है, मतलब 1% ही मान लीजिए इसमें एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा है, कम हो सकता था। आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कर सकते हैं रिसर्च करके, लेकिन ये याद रखें ओवरलैप से बचिए, यानी कि आपने इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया और दूसरे मिड कैप फंड में कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया और उसका पोर्टफोलियो ओवरलैप हो रहा है, तो कोई फायदा नहीं है। ओवरलैप से आप बचिएगा। आप तो नेट पे सर्च मार सकते हैं कि पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक कर, और उसमें ओवरलैप चेक कर सकते हैं। ये चीज से बच के रहिए, और मिनिमम 7 साल से 10 साल का टाइम फ्रेम रखिए, और डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे देगा। तो ये आप खुद रिसर्च करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं इस वीडियो लाते रहता हूँ। थैंक यू।